तो दोस्तों सुबह सुबह अगर एक अच्छा सा ऑर्गेजम मिलता है तो पूरा दिन अच्छा जाता है। और अगर रियल मैड्रिड फैन आप हो और आप सुबह सुबह मैच देखे हो साल्जबर्ग के साथ जो मैच हुआ है तो शायद आपको अच्छा सा ऑर्गेजम तो गारंटी आया होगा। तो हम बात करेंगे इस मैच से हम लोगों ने क्या देखा क्या सीखा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। नेगेटिव पॉइंट एक दो है लेकिन बाकी सारे पॉजिटिव पॉइंट्स ही है। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले लाइक वगैरह कर दीजिएगा एंड अगर पुराने अगर हो रेगुलर अगर हो प्लीज ज्वाइन और टेलीग्राम ग्रुप। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नेगेटिव पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा उसके बाद हम लोग बोलेंगे कि कैसे हम लोगों ने मैच एग्जीक्यूट किया और क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट मैंने देखा। नेगेटिव पॉइंट एक है कि भाई रॉड्रिगो को ही हम लोग इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आ रहा है जावी अलोंसो ये बोल रहा है कि रॉड्रिगो हमारे लिए एक एसेंशियल पार्ट होंगे, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ऑब्वियसली रॉड्रिगो रुकेगा एंड रॉड्रिगो भी बोल रहे हैं कि मैं रियल में रुकना चाहता हूँ। लेकिन भाई इंडिकेशन कुछ अलग लग रहा है मेरे भाई कि रॉड्रिगो का इस समर विंडो में ही टाटा गुड बाय हो सकता है। आर्सेनल कहने की बिड मारेगा। देखो ये माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि रॉड्रिगो रियल में एक एसेंशियल पार्ट होगा कि मार्केट में वैल्यू ज़्यादा मिले। अगर आप डायरेक्टली बोलोगे रॉड्रिगो निकलेगा तो कहीं ना कहीं वैल्यू थोड़ा कम हो जाएगा। तो 90 मिलियन डिजर्व कर रहा है एंड विंगर चाहिए आर्सेनल को, लेकिन बायर्न को भी विंगर चाहिए। मैं चाहता हूं कि भाई रॉड्रिगो बायर्न म्यूनिख जाए। भाई 2 यूसीएल जिताने के बाद अगर बंदा 10 साल ट्रॉफी लेस रहेगा कैसे होगा। या फिर आर्सेनल के पास जो एक्स फैक्टर नहीं है, रॉड्रिगो कैन बी दैट एक्स फैक्टर कि बंदा ट्रॉफी जीतने के लिए हेल्प करे। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर रॉड्रिगो रियल मैड्रिड से निकले तो बायर्न म्यूनिख जाए एंड लेट्स सी उसके बारे में बाद में बात करेंगे। और जो सेकेंड नेगेटिव पॉइंट है वो है, नेगेटिव पॉइंट नहीं क्या चीज़ है कि होप फिर से आ चुका है, एक्सपेक्टेशन फिर से हम लोग लगा सकते हैं। तो ये बात है दिल ना टूटे। पिछले सीजन में उतना एक्सपेक्टेशन नहीं था क्योंकि इंजरीज वगैरह था एंड जो प्लेइंग स्टाइल हम लोग खेलते थे वो भगवान भरोसे खेलते थे। हम लोग तो कुछ खेलते नहीं थे, फुटबॉल तो हमसे होता नहीं था, तालिबानी फुटबॉल होता था। लेकिन इस सीजन में 2 मैचेस में स्पेशली आज के मैचेस में जो हम लोगों ने देखा ग्लिम्सेस, देखो आज का मैच क्या परफेक्ट था दैट इज नो, लेकिन आज के मैच में हम लोग एक ब्लूप्रिंट मिला कि हम लोग क्या करना चाहते हैं और मोटा मोटी 60-70% हम लोगों ने किया। अब वो 30% का गैप और भी 10-15-20 मैच बाद धीरे धीरे करके फिलअप हो जाएगा। उसके बाद आपको एक कंप्लीट फुटबॉल देखने को मिलेगा। गलतियां होगा ऑब्वियसली बात करेंगे, गलती के ऊपर हम लोग बात करेंगे, क्या क्या फ्लॉज है उसके ऊपर बात करेंगे, कौन से प्लेयर के जगह पे इंप्रूवमेंट चाहिए उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। लेकिन एक ब्लूप्रिंट हम लोगों को देखने को मिला कि भैया करना क्या चाहते हो। 3 इडियट्स में बोलते हैं ना कर बोलना क्या चाहते हो, तो जावी अलोंसो करना क्या चाहता है ये हम लोगों ने आज देखा। एंड काफी उम्मीद या फिर काफी एक्सपेक्टेशन इस सीजन में होगा मैड्रिड के ऊपर। तो भैया दिल ना टूटे, ये है भैया नेगेटिव पॉइंट। नेगेटिव पॉइंट नहीं मतलब एक होगा अंदर भाई दिल ना टूटे मेरे भाई। हम लोग अच्छा फुटबॉल फिर से खेलना शुरू कर दिए एक सीजन के बाद। चलो अब बात करते पॉइंट्स के ऊपर। देखो पहला पॉइंट क्या है कि हम लोग आज बैक 3 में खेले। बैक 3 का स्ट्रक्चर हम लोगों ने खेला। चुआमेनी सेंटर बैक खेला भाई, चुआमेनी सेंटर बैक हो जाएगा। चुआमेनी का मिडफील्ड में उतना रोल नहीं रहेगा मेरे भाई। फ्रैंकली स्पीकिंग चुआमेनी हमारे लिए सेंटर बैक ही खेलेगा। कल डीन ह्यूसन, चुआमेनी और रूडिगर का 3 सेंटर बैक खेला और मिडफील्ड में आर्दा गुलर, फेडे वेलवर्ड और जूड बेलिंगहम था। 2 विंग बैक्स थे हमारे आर्नोल्ड और आपके फ्रान गार्सिया, और आप फ्रंट में दोनों जो गोंजालो गार्सिया एंड विनीशियस थे वो सेंट्रल चैनल से ऑक्यूपाई कर रहे थे। विनीशियस वाइड एरिया में आज काम नहीं कर रहा था, बहुत ज्यादा सेंटर थे। ये हुआ आज का स्ट्रक्चर 3-5-2। 2 विंग बैक्स, डिफेंस हम लोग कर रहे थे 5 डिफेंस या फिर डिफेंस लाइन लेके, और अटैक जब हम लोग कर रहे थे दोनों फट रहे थे। फेडे वेलवर्ड ऊपर फट रहा था, आपका जूड बेलिंगहम ऊपर फट रहा था, आर्दा गुलर के पैर से बॉल निकल रहा था, गोंजालो गार्सिया और विनीशियस सेंट्रल चैनल ऑक्यूपाई कर रहे थे। ये हुआ पहला चीज। दूसरा चीज क्या है, बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद, बहुत युग बाद हम लोगों ने क्या देखा कि रियल मैड्रिड ओपोनेंट के हाफ में खेल रहा है। बॉल लेके चढ़ के हम लोग ओपोनेंट के हाफ में ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि देखो आप अगर ओपोनेंट के हाफ में बॉल लेके रखना चाहते हो, रहना चाहते हो ओपोनेंट के हाफ में, तो आपको विद द बॉल कंफर्टेबल होना पड़ेगा। बॉल के साथ आपको पेशेंस होना पड़ेगा, बॉल के साथ आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। जो हम लोगों ने पिछले 1 साल में किया, घंटा किया हम लोगों ने सिर्फ थ्रू पासेस, लॉन्ग बॉल, कोर्तुआ मारो लॉन्ग, जय हिंद, लॉन्ग बॉल। और हम लोग सेकंड बॉल हारते थे, काउंटर पड़ता था, एम्बापे गोल मारता था या फिर काउंटर पड़ता था। मतलब बहुत फुद्दू फुटबॉल। हम लोगों ने पिछला सीजन में मैच जीता, मैच हारा, ठीक है, लेकिन पॉइंट है कि फुटबॉल देख के लगा भाई ये तो गू है भैया। इंडिविजुअल ब्रिलियंस, कोई बैंगर मार दिया, कोई कटिंग करके मार दिया। मतलब हम लोग इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर ज्यादा रिलाई करते थे। हम लोगों के पास टीम नहीं था, हम लोगों के पास इंडिविजुअल प्लेयर्स थे। कोई बेसिक इंस्ट्रक्शन या फिर कोई बेसिक स्ट्रक्चर या फिर कोई बेसिक आइडियोलॉजी नहीं था। ऑब्वियसली कार्लो एंचेलोत्ती के ऊपर हम लोग ब्लेम नहीं करेंगे। पिछले सीजन में बहुत सारे प्लेयर इंजर्ड थे, लेकिन आज के मैच में जो हम लोगों ने देखा 90 मिनट्स हम लोगों ने ओपोनेंट हाफ में बॉल रखा,
पेशेंसली बॉल रोल किया, क्विक ट्रांजिशन हो रहे थे, बॉल को लेके डिसीजन मेकिंग ऑब्वियसली परफेक्ट नहीं हुआ, बहुत सारे मिस पासेस हो रहे थे क्योंकि कॉम्बिनेशन उतना परफेक्ट बैठा नहीं है। लेकिन क्या करवाना चाहते जावी अलोंसो, ये हम लोग को भैया नंगे आंखों से देखा कि भाई क्या करवाना चाहते बंदा। क्विक ट्रांजिशन हो रहा था और सबसे इंपॉर्टेंट ये भी चीज है, हम लोग बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट थे। क्यों पता है? क्योंकि हमारे जो सेंटर बैक्स या फिर सारे प्लेयर्स थे ना, बहुत पास पास थे। आपका अगर प्लेयर्स बहुत दूर दूर होता है तो आपको कॉम्पैक्टनेस वो क्रिएट नहीं कर पाते, स्पेस बहुत खुलता है, तो कहने के आप काउंटर खा सकते हो। लेकिन हम लोग के सेंटर बैक्स देखो, हम लोग के अगर पूरा स्ट्रक्चर देखो, सारे लोग बहुत पास पास है, तो कहने की इस तरीके से क्विक ट्रांजिशन भी हो रहा था एंड ऑफ द बॉल हम लोग कॉम्पैक्ट भी हो रहे थे। देखो ऑफ द बॉल का प्रॉब्लम है, 4-5 जगह पे हम लोग जब बॉल पोजीशन लूज किए तब काउंटर अटैक पड़ा, बॉक्स के अंदर एंट्री हुआ, ऑब्वियसली साल्जबर्ग के पास उस टाइप का अटैकर्स नहीं है इसलिए उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन अगर क्वालिटी स्ट्राइकर होता तो 1-2 गोल पड़ सकता था। तो हम लोग कोर्तुआ, वो तो कोर्तुआ भगवान है भैया, कोर्तुआ के ऊपर हम लोग बात करेंगे, कोर्तुआ ने बचाया। लेकिन देखो जावी अलोंसो के स्ट्रक्चर में एक प्रॉब्लम होगा, क्योंकि देखो बायर लेवरकुसेन पिछले सीजन में या फिर पिछले 2 सीजन में गोल उन्होंने कंसीड किया था। मतलब ऐसा नहीं है कि जावी अलोंसो के अंडर में आप गोल कंसीड नहीं करोगे। डिफेंसिवली कॉम्पैक्ट या फिर डिफेंसिवली 100% सिक्योरिटी आपको जावी अलोंसो के स्ट्रक्चर में नहीं दिखेगा, लेकिन आपको ज्यादा गोल पड़ते हुए दिखेंगे। ऑब्वियसली बायर लेवरकुसेन के डिफेंस में जो क्वालिटी था, हमारे डिफेंस में क्वालिटी ज्यादा अच्छा है, तो कहने के गोल कम पड़ेंगे, लेकिन इसके लिए हम लोगों को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन बताओ, केमिस्ट्री बताओ, ये सब होने में भैया टाइम तो लगेगा, लेकिन ऑफ द बॉल हम लोगों को प्रोग्रेस करना पड़ेगा। ऑन द बॉल भी हम लोग बॉल पोजीशन लूज कर रहे थे, लेकिन जो क्विक ट्रांजिशन हो रहा था दिखने में मजा आ रहा था, और धीरे धीरे करके 10-15-20 मैच बाद आपको फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ये तो मोटा मोटी एक रॉ मटेरियल है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर, ये हो गया हमारा फिलोसफी। और एक भी चीज है, मुझे लगता है कि जावी अलोंसो हर एक मैच में ना बैक 3 में नहीं खेलेंगे। जावी अलोंसो थोड़ा प्रैग्मेटिक कोच भी, ये जो जावी अलोंसो के वीडियो में मैंने बताया था कि जावी अलोंसो का आइडियोलॉजी तो है, लेकिन बंदा प्रैग्मेटिक कोच भी, इसलिए कहने की रियल मैड्रिड के फ्यूचर के लिए जावी अलोंसो अच्छा है। क्योंकि अगर आप बड़े टीम का अगर कोचिंग करना चाहते हो तो आपको एक लेवल पे प्रैग्मेटिज्म थोड़ा अप्लाई करना पड़ेगा, और जावी अलोंसो प्रैग्मेटिक कोच है। हम लोग हर एक मैच में बैक 3 में नहीं खेलेंगे, बैक 4 में भी खेलेंगे, ऑफ द बॉल भी ज्यादा हम लोग ऑफर करेंगे, डिफेंस भी हम लोग करेंगे। तो बड़े मैच के लिए, वो इंपॉर्टेंट मैचेस के लिए, लेकिन नॉर्मल मैचेस में नॉर्मल टीम को हम लोग इस तरीके से डोमिनेट करेंगे। ये रॉ मटेरियल था, ये एक ब्लूप्रिंट था, लेकिन आपको फाइनल प्रोडक्ट 15-20 मैच बाद आपको दिखेगा। अब चेंजेस क्या है? पहला पॉइंट है कि थिबो कुर्तुआ का अगर कल स्टैट में बताओ, 31 बंदे ने शॉर्ट पासेस अटेम्प्ट किए और बंदे ने 29 पास दिए, मतलब 2 मिस पास हुआ। उसके बाद 5 लॉन्ग बॉल्स दिए, 3 एक्यूरेट लॉन्ग बॉल्स थे, मतलब 94% पासिंग एक्यूरेसी के साथ आज कोर्तुआ चला। कोर्तुआ सिर्फ बॉल लॉन्ग थ्रो नहीं कर रहा था, हम लोग बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे, हम लोग 3 सेंटर बैक से कहने की बॉल चलाने की कोशिश कर रहे। एंड विद द बॉल मेरे को थिबो कुर्ता और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखा, जो मेरे को पिछला सीजन नहीं दिखता था। थिबो कुर्ता बोलते थे हमारे पास जोशेलू नहीं है, लेकिन हम लोग फिर भी जोशेलू वाइब जैसा फुटबॉल खेलते, लॉन्ग बॉल्स एंड क्रॉसेस, एंड भाई भगवान जो करेगा करेगा। लेकिन कुर्ता विद द बॉल, आप जानते हो विद द बॉल उतना भी कंफर्टेबल गोलकीपर नहीं है, लेकिन विद द बॉल बंदा मेरे को कंफर्टेबल दिखा, और बंदे ने 2-3 चांसेस तो सेव किए, वो तो भैया थिबो कुर्ता करता ही है। तो ये जो चीज है, हम लोग जो बिल्डअप पीछे से कर रहे हैं, ये भी कल देखने को मिला, और थिबो कुर्ता और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट देखा। देखो बैक 3 में जो रूडिगर था, रूडिगर साला हरामी, एक जगह पे बंदा हैमस्ट्रिंग पकड़ के बैठा हुआ था, बंदा पगला है। टीम ह्यूस्टन का भाई दिमाग का दही कर दिया बंदे ने। ये स्टोरी लगाया कि भैया यूज टू हो जाओ ये सब देखने के लिए, ये सब चूतियापा मैं करूंगा पीछे, यूज टू हो जाओ मेरे बच्चे। तो भाई क्या बोले, बंदा जब हैमस्ट्रिंग पकड़ा ना, तो बंदे का इंजरी है, इंजरी के बाद पहला पूरा मैच खेला, मतलब स्टार्ट मिला, और एक टाइम पे बंदा ऐसा एक टैकल पे गया, फिर बॉडी फेंक दिया। मतलब ये जो कंसेप्ट, देखो यही पॉजिटिव पॉइंट है, कहने कि वो अपने बारे में नहीं सोचता, एंजॉय कर रहा है। एग्रेशन चाहिए, कैरेक्टर चाहिए, गूदा चाहिए, जिसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। वाई रियल मैड्रिड, कुछ पगले प्लेयर्स, कुछ गूदे वाले प्लेयर्स है, तो रूडिगर के पास वो गूदा है मेरे भाई। लेकिन रूडिगर कल थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, ऑब्वियसली पहला मैच है आफ्टर द इंजरी, फर्स्ट स्टार्टर था कल के मैच में। लेकिन मुझे लगता है आने वाले 3-4 मैच में भाई रूडिगर सेटल तो हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया क्योंकि बंदा स्ट्रगल कर रहा था, तो जावी अलोंसो को क्वेश्चन पूछा कि भाई बैक 3 के सिस्टम में क्या रूडिगर चलेगा? तो जावी अलोंसो बोले हम लोग जानते हैं चेल्सी जब यूसीएल जीता था टुकल के अंदर, तब बैक 3 में था मेरे भाई, तो बैक 3 में क्रिश्चियनसन और रूडिगर थे, तो बैक 3 में भैया रूडिगर के पास कोई प्रॉब्लम उतना नहीं होगा। अभी थोड़ा क्रम्बलनेस है, कॉन्फिडेंस का थोड़ा चीज है, 2-3 मैच के अंदर वो सेटल हो जाएगा, तो प्रॉब्लम नहीं है। और हैमस्ट्रिंग का जो मुझे लगा था कि हैमस्ट्रिंग पुल हो गया, लेकिन जावी अलोंसो ने बोला नहीं कि उतना सीरियस इंजरी नहीं है, एक माइनर इंजरी है। तो रूडिगर मेरे पास ठीक है, और बैक 3 सिस्टम में बंदा परफेक्ट होगा, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। अभी अगर 2 विंग बैक के बारे में बात करते तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखो आर्नोल्ड तो बॉल फेंकेगा, हम लोग जानते हैं आर्नोल्ड क्या है,
प्रीमियर लीग का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिएटर है पिछले 3-4 साल में, 4-5 साल में। बंदा राइट बैक की पोजीशन से जो बॉल फेंकता है या फिर जो बॉल स्विचेस वगैरह करता है, माने के लिए, साला के लिए, बंदा जो बॉल फेंकता था राइट विंग बैक में और भी ज्यादा खतरनाक होगा। क्योंकि भाई आर्नोल्ड का जो नेगेटिव पॉइंट है क्या, डिफेंस है। अब राइट विंग बैक पे खेलेगा तो डिफेंसिव कंपोजर उतना उसको रखना नहीं पड़ेगा, फ्रीडम मिलेगा, फटने का मौका मिलेगा। तो आर्नोल्ड भैया बॉल फेंक रहा है, आर्नोल्ड भैया कुक कर रहा है। आज भी बंदे ने 2-3 क्रॉसेस वगैरह अटेम्प्ट किए, बिग चांसेस क्रिएट हो जाते, वो तो हम लोग जानते हैं। आर्नोल्ड को हम लोग इसलिए लेके आए, लेकिन मैं बात करना चाहूंगा फ्रान गार्सिया के ऊपर। देखो जावी अलोंसो के अंडर में या फिर स्ट्रक्चर में सबसे जो बेनिफिट होगा ना फ्रान गार्सिया को होगा। देखो ही इज अ बॉलर, कॉन्फिडेंस क्वालिटी उतना नहीं है। जो काम ग्रिमाल्डो करता था उस लेवल में बंदा नहीं कर पाएगा, क्योंकि ग्रिमाल्डो के पास जो फुटबॉल आईक्यू है, पासिंग एक्यूरेसी, पासिंग रेंज है, बंदा जो स्विचेस कर पाता है, क्रॉसेस मार पाता है, बैंगर्स मार पाता है, वो फ्रान गार्सिया भी नहीं कर पाएगा। लेकिन बंदे के पास वो स्पेनिश ग्लिम्सेस है, बंदा बॉल के साथ कंफर्टेबल है, आईक्यू थोड़ा प्रॉब्लम है, परफेक्शन थोड़ा प्रॉब्लम है, पासिंग एक्यूरेसी थोड़ा प्रॉब्लम, लेकिन बंदा मेहनत करता है, बंदा ऊपर नीचे करता है, ओवरलैपिंग रन निकालता है, क्रॉसेस वगैरह अटेम्प्ट करता है, विनी के साथ उसका कम्युनिकेशन कनेक्शन अच्छा है। तो मुझे लगता है ना इस सिस्टम में अगर विंग बैक का रोल हो, देखो अलवारो कैरेरास तो आएगा, ठीक है कोई बात नहीं, अगर ना आए, अगर कुछ घपला हो जाए तो फ्रान गार्सिया भी काम कर सकता है। देखो मेंडी वहाँ पे नहीं खेलेगा, गारंटी है। मुझे लगता है क्या ना, मेंडी अगर आएगा ना तो 3 बैक्स में 1 बैक बंदा खेल सकता है डिफेंसिव सॉलिडिटी के लिए, लेकिन वो भी मेरा एक क्वेश्चन मार्क है मेरे भाई। मेंडी उतना प्रोग्रेसिव पासेस भैया करता नहीं। अब अगर जावी अलोंसो उसको चेंज कर दे, रातों रात अगर चेंज करे तो अलग मामला है मेरे भाई, लेकिन लेफ्ट बैक के पोजीशन में फ्रान गार्सिया और भी अच्छा फटेगा। एंड कल का मैच फ्रान गार्सिया का भैया वन ऑफ द बेस्ट मैच था, और बैक 3 की सिस्टम में बहुत ज्यादा सूट होगा भैया फ्रान गार्सिया को। अब मिडफील्ड में आर्दा गुलर टेम्पो कंट्रोल कर रहा है, फेडे वेलवर्दे को फ्रीडम मिल रहा है। फेडे वेलवर्दे के ऊपर मैंने बताया था कि फेडे वेलवर्दे पिछले मैच में बोले थे भाई आंचेलोत्ती क्या चाहता था, हम लोग पीछे रहे एज अ मिडफील्डर, लेकिन जावी अलोंसो क्या चाहता है, हम लोग सामने रहे, अटैकिंग मूवमेंट में रहे। अब क्वेश्चन मार्क ये है, मिडफील्डर इतना आगे रह रहा है तो मिडफील्ड में कौन ऑक्यूपाई कर रहा है। तो कल का स्ट्रक्चर या फिर कल का मैच जो हम लोगों ने देखा, अगर आप ठीक से हाईलाइट देखते हो, मैं बोल रहा हूं क्या, मिडफील्डर सामने जा रहा है, फेडे वेलवर्दे सामने जा रहा है, जूड बेलिंगम सामने जा रहा है, आर्दा गुलर थोड़ा टेम्पो कंट्रोल या फिर क्रिएट करने का कोशिश कर रहा है। तो मिडफील्ड में तो स्पेसेस क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि मिडफील्डर तो सामने जा रहा है। तो मिडफील्ड में कौन आ रहा है, इसका आंसर या फिर इसका जो मेन पॉइंट है सिस्टम का, सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी जो सिस्टम का है, दैट इज ये हरामजादा बंदा भाई। 50 मिलियन में इट्स अ बार्गेन, इट्स अ बार्गेन भाई। डीन ह्यूसन को हम लोग लेके आए, बंदा बोथ फुटेड है, बंदे का कोई वीक फुट नहीं है, हाइट बंदे का खतरनाक है, डुएल बंदा जीत रहा है। और भाई मिडफील्ड में बंदा बॉल लेके जो कर रहा है, पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि बैक 3 सिस्टम में भाई इंटर मिलान में बास्तोनी जो करता था उसका क्वालिटी के ऊपर, मतलब ज्यादा क्वालिटी ये बंदा लेके आएगा, सेम काम करेगा। बंदा जो मिडफील्ड ऑक्यूपाई कर रहा है, बॉल के साथ प्रोग्रेशन पासेस कर रहे हैं, विनीशियस के साथ लिंकअप बताओ, फ्रान गार्सिया के साथ लिंकअप बताओ, मतलब क्या हो रहा है पता है। सेंटर बैक जो है डीन ह्यूसन बॉल कैरी कर रहा है मिडफील्ड में, मिडफील्ड से बॉल जा रहा है विंग बैक पे, विंग बैक से बॉल जा रहा है फिर से इनसाइड, उसके बाद सेंटर फॉरवर्ड के लिए पासेस क्रिएट हो रहा है, या फिर पासेस अगर ना क्रिएट हो तो क्रॉसेस वगैरह आ रहा है। जो ये भाई साहब तरस गए थे, ये देखने के लिए तरस गए थे, विद द बॉल मूवमेंट देखने के लिए हम लोग पिछले 1 साल से तरस गए थे। फाइनली कुछ फुटबॉल दिखा। ये जो डीन ह्यूसन है, ये स्ट्रक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, जो सेंटर बैक से एज अ सेंटर बैक बॉल कैरी करके मिडफील्ड में लेके जा रहा है और लिंकअप कर रहा है, और वहां से कहने के स्पेसेस क्रिएट हो रहे। उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये बंदा डीन ह्यूसन है। आने वाले मैचेस में भी अब इस बंदे को और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट या फिर और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल में दिखोगे। और एक बंदे के ऊपर हम लोग बात करेंगे जो पिछले वीडियो में मैंने थोड़ा हिंट दिया था, मैंने बताया था कि एनरिक का भैया प्रॉब्लम है। देखो एनरिक के बारे में पूछा गया जावी अलोंसो को, जावी अलोंसो बोला एनरिक भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होगा, पता नहीं कहां पे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होगा मेरे भाई, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होगा, एनरिक आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन मेरे भाई मुझे लगता है भाई एनरिक का स्टार्टिंग 11 में जगह बनाना भाई बहुत मुश्किल है, क्योंकि भाई ला फैब्रिगा से एक सेंटर फॉरवर्ड हम लोग को मिल चुका है। देखो राहुल मिला था, उसके बाद ये बंदा आ चुका भाई। गोंजालो गार्सिया ने किया कल के मैच में। देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताया, ये बंदा टारगेट मैन नहीं है, बंदा प्रेस करता है, बंदा इंटरसेप्ट करता है पीछे आके। चीज क्या है, कल के मैच में बंदे ने एक गोल मारा, जो बंदे ने ये चिप मारा मेरे भाई, खतरनाक चिप था, खतरनाक चिप था, जो कंट्रोल था भैया और गजब में आ गया। उसके बाद बंदे ने भाई 31 टचेस लिए, 5 डुएल जीता। ये भी एक पॉइंट है कि कुलीबोली के साथ भी वो अल हिलाल के मैच में बंदे डुएल वगैरह जीत रहा था, हेडर वगैरह जीत रहा था। ये भी एक ऐसा स्ट्राइकर है जिस तरीके का स्ट्राइकर जावी अलोंसो चाहता है। क्या इस तरीके से डुएल, इस तरीके का हेडर एनरिक जीत सकता है?
आई डोंट थिंक सो। इसलिए कहने की मुझे लगता है कि गोंजालो गार्सिया को ज़्यादा अच्छा प्रेफर करेंगे जावी अलोंसो एनरिक के ऊपर। उसके बाद बंदे ने 3 टैकल किया और 1 इंटरसेप्शन किया, 2-3 और भी इंटरसेप्शन किया था, लेकिन वो परफेक्ट नहीं था। तो ये जो नंबर 9 वाला रोल है, परफेक्ट स्ट्राइकर वाला रोल है, गोंजालो गार्सिया बखूबी कर रहे हैं और मुझे लगता है कि एनरिक को थोड़ा साइडलाइन किया जाएगा। लेकिन जावी अलोंसो बोलते हुए नहीं एनरिक भी बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होगा। देखो मिडफील्ड में एक बंदा हमारे पास और भी है, दैट इज लेफ्ट फुटेड जो खिलाड़ी हम लोग बोलते हैं कामाविंगा, कामा वो बंदा आएगा ना तो मोबिलिटी और भी ज़्यादा अच्छा होगा, फ्लेक्सिबल होगा मिडफील्ड। बंदा लेफ्ट फुटेड है और बंदा बॉल कैरी कर सकता है। देखो कोर्तुआ के साथ अगर चुआमेनी के साथ विद द बॉल इतना कंफर्टेबल कर पाए जावी अलोंसो 2-3 ट्रेनिंग सेशन के बाद, कामाविंगा भाई विद द बॉल इनसे तो अच्छा है। जावी अलोंसो के अंडर में अगर 1-2 महीना खेले तो कामाविंगा को भी वो बीस्ट बना सकते। तो मुझे नहीं लगता मेरे भाई मिडफील्ड में हम लोगों को कोई प्लेयर की दरकार है। उसके बाद सबायोस वगैरह है, वो तो साइड रोल प्ले करेंगे। तो मिडफील्ड में हमारे पास भैया बहुत खिलाड़ी हो चुके हैं। सेंटर फॉरवर्ड भी मुझे नहीं लगता चाहिए। मे बी एक सेंटर बैक अगर अलावा को साइडलाइन करना चाहते तो एक सेंटर बैक और अल्वारो कैरेरास हो गया भाई। हम लोगों को मिडफील्ड नहीं चाहिए। हम लोग स्टीलर के बारे में बात कर रहे थे, फिर जो 100 मिलियन साइनिंग गैलेक्टिको साइनिंग के बारे में बात करते, मुझे नहीं लगता हमको मिडफील्डर चाहिए मेरे भाई। फेडे वेलवर्दे परफेक्ट काम कर रहा है, फ्रीडम मिल रहा है। फेडे वेलवर्दे अल हिलाल के साथ पेनल्टी मिस किया, उसके बाद पाचुका के साथ गोल मारा, कल भी गोल मारा। तो भैया फेडे वेलवर्दे, मैंने बोला ना भाई गलती करना है तो पहले मैच में कर दो मेरे भाई, बाद में मत करो। फेडे वेलवर्दे कप्तान है हमारा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आर्दा गुलर भाई बॉल रोल कर रहा है, आर्दा गुलर बहुत खुश है मेरे भाई। कार्लो के अंडर में उसको मौका नहीं मिल रहा था और इस स्ट्रक्चर में आर्दा गुलर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, सेंटर पॉइंट बन रहा है, बंदा क्रिएट कर रहा है मिडफील्ड में, जो होल्डिंग मिडफील्ड है। तो जो टेम्पो कंट्रोलर की हम लोग बात कर रहे हैं, उसका रोल धीरे धीरे आर्दा गुलर को दिया जा रहा है, जो हम लोगों ने 3-4 वीडियो पहले बोला था। तो कहने की सारे लोग खुश है, एक स्ट्रक्चर दिख रहा है। और भी ज्यादा अपडेट होगा क्योंकि एम्बापे आएगा, कामा वो आएगा और अल्वारो कैरेरास आएगा, तो और भी ज्यादा बैकअप और भी ज्यादा डेप्थ हम लोग को देखने को मिलेगा। और हम लोग प्लेइंग 11 रोटेट करते रहेंगे, तो इंजरी का कंसर्न भी नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास वो डेप्थ है। और 2 प्लेयर्स के ऊपर हम लोग ऑब्वियसली बात करेंगे। एक है जूड बेलिंगम। देखो जूड बेलिंगम आप जानते हो, जूड बेलिंगम भी इस प्लेइंग 11 में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। बंदे ने कल 75 टचेस लिए, 91% पासिंग एक्यूरेसी बताओ, 2 की पासेस बताओ, 5 में से बंदे ने 4 टैकल भी जीते। तो सीधी बात मेरे भाई, जूड बेलिंगम इज बॉलिंग मेरे भाई। कल के मैच में बंदे का होल्ड अप प्ले भी अच्छा दिखा और कल जो एसिस्ट था भाई विनीशियस का, भाई चुम्मेश्वरी एसिस्ट था मेरे भाई, चीर के चलाया। डिफेंस लाइन बताओ, मिडफील्ड लाइन बताओ, चीर के बंदे ने विनीशियस को खतरनाक पास दिया। और इसके बारे में विनीशियस के ऊपर भी बात करना पड़ेगा। पिछले 2-3 महीने से जो विनीशियस के ऊपर हेट दिखाया जा रहा है रियल मैड्रिड फैंस का कि भाई छोड़ दो हमारे क्लब को, भाई आपको भूलना नहीं चाहिए कि विनीशियस रियल मैड्रिड के लिए क्या बंदे ने किया। बंदे ने जो होल्ड अप किया, वहां पे कटिंग करके जो गोल मारा, वो खतरनाक गोल था भाई विनीशियस का। कल एक गोल, एक एसिस्ट भी आ गया। देखो ये गोल, एक असिस्ट, एक जो मैन ऑफ द मैच का अवार्ड है, ये चाहिए था कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, क्योंकि एक नेगेटिव वाइब क्रिएट हो रहा था। लेकिन भूलना नहीं चाहिए, अगर अप फ्रंट में अगर बेस्ट क्रिएटर की बात करें मेरे भाई, विनीशियस ही था। लेकिन अभी के टाइम में विनीशियस थोड़ा सेंटर खेल रहा है, विनीशियस को और भी ज्यादा बॉल मिलेगा स्ट्रक्चर में, एंड थोड़ा बंदे का फिनिशिंग अगर और भी अच्छा हो जाए तो और भी ज्यादा गोल विनीशियस को मिलेगा। अब देखना पड़ेगा कि जब एम्बापे आएगा तब विनीशियस एम्बापे किस तरीके से कॉम्बिनेशन प्ले होगा, ये देखना पड़ेगा। लेकिन विनीशियस और जूड बेलिंगम का कल टॉप क्लास गेम था। अब देखते हैं आने वाले मैचेस में क्या होगा। देखो हम लोग एक पोजीशन में फिनिश किए, तो अगला मैच हम लोगों के साथ यूवेंटस के साथ होगा राउंड ऑफ 16 में। यूवेंटस 5 गोल खा के आया सिटी के साथ, तो आई होप हम लोग वो हौले हौले मैच जीत जाएंगे। तो जो पाथ है क्लब वर्ल्ड कप का, हम लोगों को खेलना पड़ेगा यूवेंटस से। उसके बाद मुझे लगता है कि डॉर्टमुंड से खेलना पड़ेगा। डॉर्टमुंड और किसका एक टीम का मैच है, तो डॉर्टमुंड शायद वो मैच जीतेगा। तो हम लोगों को हराना पड़ेगा यूवेंटस, हम लोगों को हराना पड़ेगा डॉर्टमुंड। उसके बाद पीएसजी और बायर्न का मैच होगा। अगर पीएसजी और बायर्न ना हारे तो वो लोग नहीं हारेंगे, तो पीएसजी और बायर्न का मैच होगा। मुझे लगता है वहां पे पीएसजी आएगा, तो पीएसजी को हराना पड़ेगा सेमीफाइनल में। तो राउंड ऑफ 16 और क्वार्टर फाइनल हम लोग, मुझे लगता है कि हम लोग क्वालिफाई कर ही जाएंगे। सेमीफाइनल में पीएसजी को हराना पड़ेगा और फाइनल में मेरे को उस तरफ से लग रहा है सिटी। तो पीएसजी और सिटी को अगर हरा दिए, सिटी जो भैया 5 गोल मारा है, एक ही टीम है क्लब वर्ल्ड कप का जो 3 मैच में तीनों मैच जीता है, और 2 मैच में तो गोल ही नहीं खाया था। कल के मैच में 2 गोल खाए, लेकिन 5 गोल पेला है बंदे ने। चरकी, हालैंड वगैरह सारे लोग पगला गया। तो भाई टीम खतरनाक है, पेप इज बैक, सिटी इज बैक। तो पीएसजी और सिटी को अगर हराते हैं तो क्लब वर्ल्ड कप हमारे जेब में होगा। आपको कैसा लगा जावी बॉल, क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे सॉल्यूशन हो सकता है, आपका क्या रिव्यू है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।